हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो ये वीडियो रोज आती है। और इस वीडियो में हम सिर्फ करंट अफेयर नहीं डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन भी डिस्कस करते हैं। यानी करंट प्लस स्टैटिक का पूरा मिक्सचर रहता है, ताकि अगर हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो छूटने ना पाए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है तो अच्छे तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसके अलावा इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी जाते हैं, तो आप वहां से भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। यहाँ पे ये एक न्यूज है जो बहुत चर्चा में रही है अभी। इसके ऊपर पूरा हिंदू ने भी एक आर्टिकल छाप दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मुद्दा क्या है, ये हुआ क्या है। अभी एक संस्था है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इस्कॉन। इस्कॉन का पूरा नाम क्या है, तो उसका नाम है द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसके एक साधु थे, इसके एक संत थे, उनका क्या नाम है, उनका नाम है अमोघ लीला दास। क्या नाम है उनका, उनका नाम है अमोघ लीला दास। इन्होंने क्या किया, अभी एक पब्लिक फिगर है। पब्लिक फिगर का क्या मतलब है, ये देखिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। यानी ये यूट्यूब हो गया, यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, एफबी हो गया, ये सब पे ये अपनी बात बताते रहते हैं, या आपको ये डाइट बताते हैं कि कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे और भी चीजें करनी चाहिए, मतलब जीवन को लेकर के बातचीत करते। तो इन्होंने अभी हुआ क्या है, अभी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर कमेंट कर दिया। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या कहा इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी को ये कहा कि ये मछली खाते थे, इसकी वजह से ये चर्चा में आ गए, इसकी वजह से ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया। देखिए भारत जो है ना, यहाँ पे धार्मिक चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ लेते हैं। तो अगर आप किसी की भी भावनाओं को आहत करेंगे तो फिर ये तो गलत है। और फिर स्वामी विवेकानंद जी जहां से थे उसके बारे में सोचिए। उन्होंने जहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उसके बारे में सोचिए। देखिए वेस्ट बंगाल में रामकृष्ण मिशन का जो है हेडक्वार्टर था। अब इसका जो है इस्कॉन, ये भी इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। और फिर वेस्ट बंगाल की आप लोकेशन देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, एकदम पूरा तटीय राज्य वो। और जब तटीय राज्य तो वहाँ पे मुख्य आहार क्या है, मछली भात। आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल का मुख्य आहार क्या है, मछली भात। भात का मतलब चावल यहाँ पे, तो वहाँ पे उसको मछली भात ही कहा जाता है। तो वहाँ पे उनका मुख्य आहार मछली भात। अब वहाँ पे इतना ज्यादा मछली फेमस है कि लोग भगवान को भी मछली चढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो इसकी वजह से मछली को लेकर के स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नेगेटिव चीजें बोल दी। अब आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे आदमी है, एक ऐसे व्यक्ति है या महात्मा है। मतलब स्वामी विवेकानंद जी जो है, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इनसे नफरत करता होगा, जो इनसे हेट करता होगा, या जो इनके बारे में गलत सोचता होगा। क्यों, देखिए चाहे वो हिंदू हुआ, चाहे मुसलमान हुआ, चाहे सिख हुआ, चाहे ईसाई हुआ, चाहे बौद्ध, जैन, कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, महिला, कोई भी हो, स्वामी विवेकानंद जी की रिस्पेक्ट हर कोई करता है। इनको हर कोई इज्जत देता है। हर संप्रदाय से हो गया, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो गया, हर कोई इनकी इज्जत करता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा है कि ये भारत के आध्यात्मिक पिता हैं। ये स्टेटमेंट आप ध्यान में रखेंगे। क्या कहा सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ये कहा कि भारत के आध्यात्मिक पिता हैं। इन्हें हिंदू नव जागरण का भी पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ये है जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप चाहे जो हो, अगर आपको आज 10 लाख 20 लाख लोग फॉलो करें तो इसका ये मतलब तो नहीं हो जाता कि आप किसी महान व्यक्ति के बारे में इस तरीके की स्टेटमेंट दे देंगे। स्वामी विवेकानंद जी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सर हो गए, ये सारे लोग ऐसे हैं कि इनके बारे में शायद ही कोई गलत कह दे। तो आप कैसे इनके बारे में ये सारी चीजें बोल सकते हैं। इससे ये हुआ है कि अभी जो इस्कॉन संस्था है उन्होंने इनको बैन कर दिया है, अमोघी लाल दास को। क्यों इनको इसलिए बैन कर दिया कि अब ये 1 महीने तक पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं, ताकि ये फिर से कोई फालतू उल्टा सीधा कमेंट ना करें। देखिए चाहे जो यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं की जा रही, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं की जा रही, इनकी जगह कोई भी होता, कहीं भी होता, अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कोई भी उल्टा सीधा कमेंट करेगा तो फिर ठीक बात नहीं है, उसको जवाब देना ही चाहिए। और इस तरीके से अच्छा हुआ कि इनकी संस्था ने ही इनको बैन कर दिया है, अन्यथा शायद कहीं केस हो जाता और समस्या हो जाती। तो अच्छा हुआ है। हाँ ये है कि अब लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि दोबारा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में या कोई भी ऐसी महान पर्सनालिटी है, कोई भी ऐसे महान इंसान, तो उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना कब की गई थी। उसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1897 को। ये किसने की थी, ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में था। उसके अलावा ये जो इस्कॉन संस्था है उसका भी हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में ही है, पश्चिम बंगाल में ही है। और ये जो इस्कॉन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और किसने की थी, तो की थी श्रीला प्रभुदा ने। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई, जैसे कि पहला रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1897 को।
उसके अलावा जो ये इस्कॉन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 को। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो श्रीला प्रभुदा ने की है। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तो भारत का आध्यात्मिक पिता कहा था। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैंने बताया कुछ फैक्चुअल, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि न्यूज में आने के नाते ये सारी चीजें पूछ ले। अब यहाँ पे एक गुड न्यूज देखते हैं। ये कौन है? ये पार्थ सालुंके के बारे में। ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तीरंदाजी में पार्थ सालुके रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के पार्थ सालुके ने चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। कौन सा पदक जीते? उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इस साल भारतीय टीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। कितने मेडल जीते? तो टोटल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 सालों का एक गोल्ड मेडल, और ये पहले भारतीय से बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय पार्थ ने अंडर 29 पुरुष रिकवर व्यक्ति फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी को हराया। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे होता है? तो आयरलैंड के लिमरिक में किया गया था। किसको हराया? तो किस देश को? यहाँ पे कोरिया को हरा करके इंडिया विजेता बना इसका। ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 साल के होकर के इतिहास रच रहे हैं, न्यूज में आ रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? 25 साल, 26 साल, 28 साल तक के होकर के सिर्फ IAS की तैयारी कर रहे हैं। वो भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, कभी मस्ती कर रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, सारी चीजें लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए आप, अगर आप तैयारी करें तो सीधे होकर के तैयारी करिए, और अन्यथा माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करिए। जब आप पैसा कमाएंगे ना तब उसकी वैल्यू पता चलेगी। आप ऐसे पढ़ाई के दौरान क्या होता है कि घर वाले पैसा देते रहते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितनी मशक्कत लगती है उसमें। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए। ये 19 साल करके होकर के इतिहास रच रहे हैं, और हमारे जैसे लोग क्या कर रहे हैं, आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं, 28 साल 30 साल करके होकर बेरोजगार हैं, माँ बाप के ऊपर डिपेंड बैठे हैं। अब ये आर्टिकल किसके बारे में? तो ये आर्टिकल है कि जो बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों का निर्माण किया जाएगा उसके लिए PLI योजना, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बारे में बात की जा रही है कि ये इसके तहत छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बार बार PLI स्कीम की बात की जाएगी, तो हम क्यों ना पहले इसी को जान ले कि PLI स्कीम है क्या। जैसे हमें जाना कहाँ, पहले ये तो जान ले, फिर ना निकलेंगे घर से। तो पहले हम ये जान ले कि PLI योजना है क्या, ताकि बार बार जब इसका जिक्र हो कि PLI योजना, PLI के तहत ये छूट दी गई, PLI के तहत इतना किया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि PLI एक्चुअल में है क्या। तो ये पहले हम देख लेते हैं PLI योजना क्या, उसके बाद ये पूरी न्यूज को कवर करेंगे। PLI का पूरा नाम क्या है? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी उत्पादन संबद्ध सहायकी योजना। इसी नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि उत्पादन संबंधी चीजें जो होगी वहां पे क्या होगा, यहाँ पे सहायता प्रोवाइड करा दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। इसलिए ये योजना को लाया गया है। यानी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी चीज को उत्पादन करना चाहती है तो उसको सहायता देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा PLI योजना लाई गई थी। अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या है, ये क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था। तो उच्चतर आयात प्रतिस्थापन के साथ साथ घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने और रोजगार सृजन की कल्पना के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पे, जैसे घरेलू स्तर पर अगर हम किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे आयात कम हो जाएगा, हमें बाहर देश पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, चाहे चाइना होगा चाहे उससे कोई भी देश हो गया, तो हमारे यहाँ पे उसको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, अब जब यहाँ पे आयात कम हो गया और हम खुद से उत्पादन करें तो क्या होगा, वहाँ पे रोजगार भी उत्पन्न होगा, इसके साथ साथ क्षमता भी निर्माण होगा, यानी यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। तो ये सारी चीजें होंगी। उसके अलावा क्या होगा, देखिए उसके अलावा ये होगा कि जो हमारा व्यापार घाटा रहता है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉइंट कनेक्ट करते जाए कि अगर एक चीज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या चीजें निकल सकती है। इसी तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे ताकि आप जब भी कनेक्ट करेंगे ना एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, तो आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए PLI योजनाओं के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए अलग रखे हैं। यानी इसके तहत कितना आवंटन किया गया था, तो 1.97 लाख करोड़, यानी काफी बड़ा बजटीय आवंटन किया गया PLI योजना के लिए। उसके अलावा अब यहाँ पे सौर PV क्षेत्र जो है, यानी सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है, उसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए अलग से 19,500 करोड़ रुपए सरकार ने प्रोवाइड कराए हैं ताकि सौर क्षेत्र में और अच्छे से काम किया जा सके। आप सभी को पता है कि 2070 तक हमने नेट जीरो का टारगेट रखा हुआ है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा। सिर्फ टारगेट रखने से तो मतलब है नहीं। जैसे आप लोग कहें कि मुझे 2024 में IAS निकालना है, अभी आपका टारगेट हो गया, लेकिन 2024 में IAS निकालना तो फिर उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको PYQ लगाना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, उसके अलावा टॉपर्स की जो आंसर राइटिंग वो सब देखनी पड़ेगी, ये सारी बहुत चीजें करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, सौर PV क्षेत्र के लिए 19,500 करोड़ रुपए अलग से इसके लिए निकाली सरकार। मार्च 2022 में शुरू की गई इस योजना ने शुरुआत में 3 उद्योगों को लक्षित किया था। यानी जब इसको स्टार्ट किया गया था तो शुरू किया गया था कब, मार्च 2022 में। तब इस योजना के तहत कितने क्षेत्रों को कवर किया जा रहा था, तो टोटल 3 क्षेत्र थे। जैसे कौन कौन से उद्योग थे या कौन कौन से क्षेत्र थे जिसको इसमें कवर किया गया था इसके शुरुआती दिनों में,
तो इसका पहला था मोबाइल और संबद्ध घटक निर्माण, विद्युत घटक में निर्माण और चिकित्सा उपकरण, यानी चाहे मोबाइल हो गया, उसके अलावा मोबाइल से जुड़ी जो भी चीजें होती है, चार्जर हो गया, ईयरफोन हो गया, इस तरीके की चीजें जो होती है उसके बारे में था। उसके अलावा क्या था, जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हो गया, विद्युत से जुड़ा हो गया, उसके बारे में था। और उसके अलावा चिकित्सा यानी मेडिकल लाइन से जुड़े जो भी उपकरण होते हैं, जैसे सीजर हो गया या और भी कोई मशीन हो गई, ईसीजी मशीन हो गई, इस तरीके की जो भी चीज होती है, अगर इन सारी चीजों का कोई उत्पादन करता था तो शुरू में इन्हीं 3 क्षेत्रों को कवर किया गया था। इसका मतलब क्या, यानी आगे चल करके इसको विस्तार भी किया गया होगा, इसका विस्तार रूप भी आया होगा, यानी अब और उद्योगों को कवर किया जाएगा। तभी यहाँ पे ये लिखा गया कि शुरू में 3 उद्योगों को लक्षित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, चीन और अन्य विदेशी देशों पर भारत की निर्भरता को कम करना, श्रम प्रधान क्षेत्रों का समर्थन करना और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य, आयात बिल को कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। ये पॉइंट मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे आयात कम होगा और कैसे किसी अन्य देश पर हमारी निर्भरता कम होगी, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी पहले। जिन क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई, यानी शुरू में तो 3 क्षेत्र थे, लेकिन अब टोटल कितने क्षेत्र हो गए, तो अब यहाँ पे उन्हीं क्षेत्रों के बारे में लिखा गया कि अब किस किस क्षेत्र में ये पीएलआई स्कीम को अलाउ किया जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे है ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर, उसके अलावा दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल, सौर मॉड्यूल, धातु और खनन, कपड़ा और परिधान, ड्रोन और उन्नत रसायन विज्ञान, सेल बैटरियां, यानी ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसको इसमें कवर किया गया। अब हम देखेंगे कि न्यूज क्या थी, चर्चा में क्यों आई है पीएलआई योजना। अभी भारत सरकार ने क्या किया है, न्यूज चर्चा में इसलिए है, भारत सरकार ने अभी क्या किया कि बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत घोषणा की थी, तो उसके पहली किस्त जो थी, जो पहली छूट थी, वो अलाउ कर दी गई, वो दे दी गई, तो इसी वजह से न्यूज में आ गया है। अब यहाँ पे बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से क्या मतलब, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये क्या है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मैप किया गया है। इसको कौन लेकर के चल रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इसको लेकर के चल रही है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इसमें मोबाइल फोन का विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयव का विनिर्माण शामिल है। यानी इस जो योजना इसके तहत क्या करेंगे, तो इसमें जो होगा मोबाइल, उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको लेकर के चलेंगे, उसके विनिर्माण से संबंधित योजना है। इसी के लिए इसको पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन या सब्सिडी प्रोवाइड कराई गई है। इसका महत्व क्या है, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने की उम्मीद, अधिक वैश्विक चैंपियन बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दें, उसके अलावा 10,69,432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन होने की उम्मीद है और 7 लाख लोगों को रोजगार पैदा करेंगे। अब ये योजना जब होगी, इसको क्रियान्वित करेंगे, तो इसका महत्व क्या है, इसके संभावित लाभ क्या है। तो पहले तो ये होगा कि जब भी आप कोई चीज खुद से करेंगे तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर हम यहाँ पे इसका उत्पादन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों का और मोबाइल का, तो क्या होगा, हम वहाँ पे आत्मनिर्भर बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे इससे कितना 10,69,432 करोड़ रुपए ये इतना जनरेट होने की, राजस्व जनरेट होने की, राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है। तीसरा क्या है, लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब देखिए कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई भी उद्योग स्थापित करता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लोग तो चाहिए होंगे ना काम करने के लिए। ऐसा तो है ना कि आप अकेले ही काम कर लेंगे सारा, और फिर वहाँ पे जब काम करने के लिए लोग चाहिए तो आप लोगों की भर्ती करेंगे, तो उनको जॉब मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार अवेलेबल कराएगी योजना। अब तक की प्रगति क्या रही है, तो 32 लाभार्थियों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 10 को मोबाइल विनिर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। यानी टोटल कितने लोग को दी गई, तो 32 लोग को, जिसमें से 10 ऐसे लोग थे जिनको मोबाइल क्षेत्र से जुड़ी हुई ये सहायता दी गई। लेकिन इसमें क्या था, इसमें 5 लोग जो ऐसे थे वो देश के थे हमारे, उसके अलावा 5 ऐसे विनिर्माण केंद्र थे, वो कहाँ के थे, तो विदेश के थे। यानी 5 देश के 5 विदेश के, टोटल 10 लोग को ये जो मोबाइल के क्षेत्र में थे। उसके अलावा 22 लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़ा उत्पादन के लिए, उनको पीएलआई योजना के तहत सब्सिडी दी गई है। इस पीएलआई योजना से 28,636 लोगों का रोजगार भी पैदा हुआ है। पिछले 3 वर्षों में निर्यात में 139% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोजगार भी पैदा कर रहा है, लगभग 28,000 रोजगार पैदा हुआ इस योजना के तहत। उसके अलावा 139% की वृद्धि हुई है, किसमें, हमारे निर्यात में है। जब हमारे निर्यात में वृद्धि होगी, आयात में कमी होगी, तो हम व्यापार अधिशेष की तरफ बढ़ेंगे। और फिर 139% की वृद्धि, ये बहुत ही ज्यादा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि योजना अच्छी लेवल पर काम कर रही है। अब यहाँ पे ये आर्टिकल किसके बारे में, तो ये बासमती चावल के बारे में, बासमती राइस के बारे में। क्या हुआ यहाँ पे, तो FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, तो ये एक संस्था है जो यहाँ पे खाद्य चीजों से जुड़ा मुद्दा देखती है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अभी बासमती चावल के लिए एक मानक निर्धारित कर दिया है।
यानी बासमती। अब मानक निर्धारित करने का फायदा क्या, देखिए मानक निर्धारित करने या स्टैंडर्ड बनाने का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड बनाने का मतलब यही है कि अब कोई इसकी नकल ना करे या किसको बासमती चावल माना जाएगा। ऐसा ना हो कि मार्केट में बासमती चावल के नाम पे कोई और ही आपको चिप दिया जाए, कोई और ही आपको चिपका दिया जाए। फिर होता क्या है, बासमती चावल की जो है इमेज खराब होती है, या जो भी यहाँ पे जो इसका उत्पादन करते हैं उनकी इमेज खराब होती है कि यार आप लोग बासमती चावल के नाम पे कुछ भी पकड़ा रहे हैं, उल्टा सीधा खिला रहे हैं, बासमती चावल है नहीं, पता चले प्लास्टिक वाले चावल खिला रहे हैं, कुछ भी मतलब। तो यहाँ पे इसी वजह से इसमें क्या किया अभी एफएसएसआई ने कि अब यहाँ पे जो बासमती चावल है उसके लिए एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि अगर ये चीजें ये पूरी करता है तभी इसको बासमती चावल माना जाएगा। क्योंकि देखिए देश के कई भागों में ये चावल उगाया जाता है, तो अब जरूरी नहीं कि एक ही तरीके का हर जगह हो। जहाँ जैसी जलवायु होती है, जैसी मृदा होती है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो हो सकता है कहीं पर कुछ अलग हो, कहीं पर कुछ अलग हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी ना जो एकदम कॉमन होंगी। तो इन्हीं कॉमन चीजों को लेकर के यहाँ पे एफएसएसआई ने ये कदम उठाया ताकि बासमती चावल का डुप्लीकेशन ना हो सके और कोई इसके नाम पे फ्रॉड ना कर सके, और जो ग्राहक हैं उपभोक्ता हैं उनको अच्छे लेवल का बासमती चावल मिल सके। इसी के लिए यहाँ पे ये कदम उठाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं चावल कितना अच्छा लग रहा है। बासमती चावल जो होता है खाने में बहुत बेहतर होता है। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जैसे एंटीबायोटिक हो गया, या सुगंध होती है इसकी बहुत अच्छी। तो इस तरीके की कई सारी चीजें होती है इसमें, इसलिए बासमती चावल अपने आप में ही एक अनोखा चावल माना जाता है। और यहाँ पे बस बासमती चावल के गुण क्या क्या है तो ये देख लेते हैं हम। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भारत से उत्पत्ति हुई है, और यहाँ पे पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों में ये उगाया जाता है। यानी भारत और पाकिस्तान ये दो क्षेत्रों में बहुत बड़े लेवल पर उगाया जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय की तलहटी में उगाए जाने वाले चावल की एक प्रीमियम किस्म है। कहाँ पे, तो भारत के जो हिमालय वाला क्षेत्र है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है, सिर्फ भारत की बात नहीं की जा रही। उपमहाद्वीप के अंतर्गत जैसे नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सारे क्षेत्र भी आ जाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हिमालय जहां तक फैला हुआ है उसकी तलहटी, तलहटी से क्या मतलब है कि जो उसका निचला पाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हिमालय फैला हुआ है तो उसका निचला क्षेत्र जो पाया जाता है वहां पे इसको उगाया जाता है। ये सार्वभौमिक रूप से अपने लंबे अनाज के आकार, भुरभुरी बनावट और अद्वितीय अंतर्निहित सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। यानी इसकी क्या क्या विशेषता है, तो इसका लंबा आकार होता है, यानी लंबे तरीके का होता है चावल। उसके अलावा इसकी भुरभुरी बनावट होती है, और अद्वितीय अंतर्निहित सुगंध, यानी सुगंध भी इसकी ऐसी होती है जो और किसी चावल में नहीं पाई जाती है, और इसका स्वाद भी बहुत बेहतरीन होता है, इसलिए ये फेमस है बासमती चावल। इसकी खेती कहाँ कहाँ पे की जाती है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके अलावा पंजाब हो गया, उसके अलावा कहाँ पे हो गया, तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उसके अलावा मध्य प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी खेती कहाँ कहाँ की जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि इसके लिए एफएसएसआई ने अभी क्या किया है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। तो अब जब अलग अलग क्षेत्रों में होगी तो यहाँ पे क्या मुद्दा निकल करके आएगा, मुद्दा ही निकल करके आएगा कि यार यहाँ पे कैसे मान ले कौन सा बासमती कौन सा नहीं, इसकी फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए एफएसएसआई ने कह दिया कि जो कुछ कॉमन चीजें हैं हम उसको लेकर के एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं, कम से कम ये मिनिमम ये चीजें मिलनी चाहिए उसके अंतर्गत, तभी हम उसको बासमती चावल की कैटेगरी में रखेंगे, नहीं तो उसको बासमती चावल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। घरेलू और विश्व स्तर पर व्यापक रूप से इसकी खपत होती है, यानी चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल हो गया, इंटरनेशनल लेवल, चाहे देश के स्तर पर इसकी बहुत मांग है और इसकी अच्छी खासी खपत होती है। 2019 तक बासमती चावल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा कितना था, तो 65% था, जबकि पाकिस्तान का शेष कितना था, तो 35% हिस्सा था। यानी अगर इंटरनेशनल लेवल पर टोटल क्या हो रहा है कि 100% चावल जो बेचा जा रहा है बासमती वाला, उसमें हमारी भागीदारी कितनी है, तो 65%, यानी 100 में से 65 भाग हम दे रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान भी 35% बेच रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बासमती चावल के लिए जो मानक तय किया है एफएसएसआई ने वो क्या है, मतलब कौन कौन सी चीजें रहेंगी तब इसको बासमती चावल के अंतर्गत माना जाएगा। यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है खाद्य सुरक्षा और मानक, खाद्य उत्पादक मानक और खाद्य योजक प्रथम संशोधन विनियम 2023 के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। उनका उद्देश्य क्या है, तो बासमती चावल के व्यापार में उचित प्रथाएं स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा मानक मानक क्या क्या रखे गए हैं, तो मानक रखे गए हैं बासमती चावल की प्राकृतिक सुगंध वाली विशेषता होगी, यानी कम से कम उसमें जो सुगंध है वो होनी चाहिए, प्राकृतिक सुगंध होनी चाहिए बासमती चावल के अंतर्गत। दूसरा क्या है, तो कृत्रिम रंग, पॉलिशिंग एजेंटों और कृत्रिम सुगंधों से मुक्त होना चाहिए, यानी यहाँ पे आपने उसको आर्टिफिशियली सुगंधित ना किया, आर्टिफिशियली उसमें खुशबू ना डाली हो, आर्टिफिशियली उसको पॉलिश ना किया हो। अगर ऐसा करते हैं आप तो इसको बासमती चावल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। मानक बासमती अनाज के औसत आकार और पकने के बाद उनके बढ़ाव अनुपात को भी निर्दिष्ट करते हैं। नमी की अधिकतम सीमा, अब यहाँ पे ये क्या बताया जा रहा है कि जो बासमती चावल होते हैं जब ये पक जाते हैं तो भी उसके अधिकतम जो होता है यहाँ पे नमी की सीमा, उसको भी ये लोग डिसाइड करते हैं, यानी इसको भी देखेंगे कि नमी कितना रहती है उसमें, कैसा रहता है चावल। और यहाँ पे किस लिए सारी चीजें, जो इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करते हैं हम, इसका निर्यात करते हैं, तो वहाँ पे कोई शिकायत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना। क्योंकि अगर आप कोई भी सामान बाहर भेज रहे हैं, देखिए अपने देश के अंदर तो एक पल के लिए फिर भी चल जाएगा, लेकिन कोई सामान अगर आप बाहर भेज रहे हैं और वहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बेइज्जती करते हैं।
किसी भी देश की बेइज्जती होती है। आप वहां पे ये नहीं देखेंगे ना कि किसने बेचा था, कौन से देश ने बेचा था, कौन से राज्य ने बेचा था और किस पर्टिकुलर कंपनी ने बेचा था। तो वहाँ पे कंपनी का नाम नहीं खराब होता है या फिर किसी राज्य का नाम नहीं खराब होता है, सीधा वहाँ पे भारत का नाम खराब होता है, यानी देश का नाम जुड़ा हुआ होता है, इंडिया का लेबल जुड़ा होता है। तो ये मुद्दा सामने आता है, इसलिए इसको जो है एफएसएसआई ने ध्यान दिया है और इसके बारे में काम कर रही है एफएसएसआई, ताकि इसका डुप्लीकेशन हो सके और इंटरनेशनल लेवल पर इसका अच्छे स्तर पर व्यापार हो सके, कोई शिकायत ना आने पाए, हमारे देश का नाम ना खराब हो। अब हम देखते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में। एफएसएसआई का फुल फॉर्म क्या है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी को हिंदी में कहा जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, इसकी स्थापना कभी 5 सितंबर 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अब ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप सोच के देखिए, खाने को कंट्रोल कर रहा है, क्यों? ताकि हमारे स्वास्थ्य पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। उसके अलावा अभी बासमती चावल को ध्यान में क्यों रख रहा है? ताकि इसका इंटरनेशनल व्यापार ठीक हो सके। तो यहाँ पे ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था। यानी यहाँ पे ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या सांविधिक निकाय। स्टैट्यूटरी बॉडी से क्या मतलब होता है? जिसको कानून पास करके बनाया जाए, लॉ पास करके बनाया जाए, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, सांविधिक। यहाँ पे ध्यान देंगे, संवैधानिक नहीं कह रहा हूँ मैं, सांविधिक कह रहा हूँ। यानी जिसको लॉ पास करके बनाया तो उसको सांविधिक निकाय कहा जाता है, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक निकाय क्या होता है? संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका जिक्र जो है, जिसका वर्णन जो है संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया, जैसे वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का हो गया। ये सारी चीजें जिसका वर्णन जो है हमारे संविधान में किया गया है, उसको संवैधानिक कहा जाता है, और जिसका कानून पास करके बनाया जाता है उसको सांविधिक कहा जाता है। एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे इससे जुड़ी या इससे संबंधित कौन कौन सी पहल है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए इसको लाया गया था। ईट राइट अवार्ड्स, नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने के लिए, सशक्त बनाने के लिए खाद्य कंपनियों और व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देना। ईट राइट मेला एफएसएसआई द्वारा आयोजित यह नागरिकों के लिए सही खाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक आउटरीच गतिविधि है। यानी इसमें क्या किया जाता है ईट राइट मेले में? जहाँ पे लोगों को बताया था कि सही खाने क्या, सही डाइट क्या, उसको लिए आपको प्रेरित किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर के चल रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फसल चक्र के बारे में, जो भी भारत में फॉलो किया जाता है फसल चक्र। भारत में कैसी फसल ऋतु रहती है, फसल चक्र क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे प्रकार क्या, देखिए यहाँ पे भारत में फसलों को 3 रूपों में बांटा गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी? तो रबी, खरीफ और जायद। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन सा क्या आता है कब। रबी की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई होती है, और इसकी कटाई कब होती है? तो मार्च से अप्रैल में। अब इसके तहत कौन कौन सी प्रमुख फसलें रबी के सीजन के तहत? तो ये गेहूं, जौ, चना, मटर, उसके अलावा सरसों, मसूर, आलू आदि। ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं रबी क्रॉप के अंतर्गत, या रबी ऋतु के, सॉरी ऋतु नहीं, यहाँ पे रबी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो इसको कब बोया जाता है? इसको बोया जाता है जून से जुलाई में। उसके अलावा इसकी कटाई कब की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि, ये सारी इसके अंतर्गत आते हैं। जायद क्या है? जायद को कब बोया जाता है? तो ये इन दोनों के बीच की होती है, इन दोनों के बीच में इसको बोया और काटा जाता है। तो ये क्या है? मार्च और अप्रैल, यहाँ पे इसको बुआई का समय है, और उसके अलावा इसकी कटाई का समय क्या है? तो जून और जुलाई। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा एवं अन्य सब्जियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं चावल के बारे में थोड़ी सी फैक्ट क्या है। चावल भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल है। यानी कितना? तो कुल उत्पादन का 40%, यानी खाने वाली जो भी चीजें उत्पादित की जाती है उसका 40% अकेले चावल उत्पादित किया जाता है भारत में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, और कितना निर्यात करता है? लगभग 40% ही दुनिया में ये निर्यात करता है। भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। यानी सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो चाइना है। दूसरे पे कौन है? तो वो लोग, हम ही लोग हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं चावल के बारे में थोड़ा सा, चावल की कृषि कैसे होती है, कितना तापमान चाहिए, कितना वार्षिक वर्षा चाहिए, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। यह अधिकांश भारतीय लोगों की मुख्य खाद्य फसल है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? तो उच्च आर्द्रता के साथ लगभग 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका तापमान होना चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर। मिट्टी का प्रकार क्या होना चाहिए? तो गहरी मिट्टी और दोमट मिट्टी का होना चाहिए। शीर्ष चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। उसके अलावा भारत चीन के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल की खेती को समर्थन देने के लिए सरकार की पहल कौन कौन सी है? तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, संकर धान बीज उत्पादन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यहाँ पे चावल के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हुई, कुछ यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन आप कह सकते हैं। यहाँ पे वही चीज मैप के थ्रू दी गई है कि यहाँ पे प्रमुख उत्पादक कौन है भारत में, तो वेस्ट बंगाल आपको बताया गया है। उसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य हैं जो चावल का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है
कि दुनिया के 10 ऐसे देश जो सबसे अधिक चावल उत्पादन करते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहले पे कौन है? पहले पे अपना चाइना है, दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पे इंडिया है। यानी हम दोनों पड़ोसी मिल करके यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि चाइना जो है बहुत बदतमीजियां काटता है हमारे साथ, फिर भी हम लोग क्या करें। तो इंडिया सेकंड स्थान पर है, लेकिन निर्यात में कौन से स्थान पर? इंडिया निर्यात में पहले स्थान पर है। उसके बाद किसका स्थान आता है? तो इसके बाद इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद है यहाँ पे बांग्लादेश हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे देखेंगे कि आप सब यहाँ से देख लेंगे। बांग्लादेश हो गया, उसके बाद वियतनाम है, यहाँ पे है वियतनाम। फिर उसके बाद किसका स्थान आता है? तो ये उसके बाद स्थान आता है म्यांमार का, या इसको बर्मा भी कहा जाता है। उसके बाद कौन? उसके बाद है फिलीपींस, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राजील। यहाँ पे तो ये टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री को हम ध्यान में रखेंगे। अब इस आर्टिकल में बात की जा रही है, आर्टिकल किसमें कवर किया है? द हिंदू में कवर किया है। इस आर्टिकल में क्या बात की जा रही है कि जो इंडिया के अमीर 1% लोग हैं, यानी जो सबसे अमीर 1% लोगों को क्या करते हैं, तो इंडिया की पूरी इनकम का, पूरी आय का कितना या पूरी संपत्ति का कितना करता है? तो 40% जो है सिर्फ इन्हीं एक लोगों के पास है। यानी ये किस बारे में बात की जा रही है? तो इनइक्वालिटी के बारे में बात की जा रही है। यानी इंडिया के जो भी टॉप 1% अमीर हैं उनके पास कितना है भारत का पूरा टोटल? तो 40% सिर्फ इन्हीं के पास है। यानी 1% के पास 40% संपत्ति है 1% लोगों के पास। तो आप सोच के देखिए बाकी के 60% में 99% लोगों को कवर करना है। तो ये कितना अहम मुद्दा है, कितनी सारी इनइक्वालिटी सामने आई, कितनी सारी असमानता सामने आएगी इसमें निकल करके, वही इस आर्टिकल में बात की जाएगी। तो उसके बारे में पूरा स्टैटिक पोर्शन देखेंगे अच्छे से, क्या है कैसे। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? तो रिपोर्ट जो जारी की गई किसके द्वारा की गई है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा इनइक्वालिटी रिपोर्ट करके जारी की गई है। तो उसके बारे में हम देखते हैं रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या है। इसमें क्या बात की जा रही है? तो लिंग असमानता के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पे पुरुष लोग या पुरुष श्रमिक जो होता है, पुरुष लेबर जो होता है, मैन लेबर, वो कितना कमाता है? तो 1 रुपए अगर वो कमाता है, तो वहीं पे महिलाओं को कितना दिया जाता है? सेम काम के लिए वो महिलाओं को दिया जाता है 63 रुपए, सॉरी 63 पैसे। यानी पुरुषों को अगर 1 रुपए दिया जा रहा है तो महिलाओं को कितना दिया जा रहा है? 63 पैसे दिए जा रहे हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है। यानी जेंडर के बेस पर भी पेमेंट मिलती है, जेंडर के बेस पर भी भेदभाव शुरू हो जाता है। उसके अलावा अनुसूचित जाति और ग्रामीण श्रमिकों, क्योंकि उन्होंने 2018-19 के बीच क्रमशः लाभ प्राप्त और सामूहिक समूह को आय का 55% और आधा अर्जित किया था। यानी जितना वहां पे सामान्य लोगों को मिलता है उसका आधा ही या लगभग 55% ही इन्हें प्राप्त होता है। किसको? एससी हो गए या ग्रामीण समुदाय के लोग हो गए। सामाजिक असमानता, तो देश के हाशिए पर रहने वाले समुदाय जैसे कौन? दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएं और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक। यानी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? जो वंचित समुदाय है, जो वंचित तबका है, सामान्य रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। कौन कौन है इसके अंतर्गत? किसको किसको बताया गया इस रिपोर्ट में? तो कौन है? दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएं हो गया, और उसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हो गया। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक क्या होते हैं? जैसे आप देखिए पानी पूरी बेचने वाला हो गया, या आपके यहाँ पे फेरी वाला आता है कपड़े लेकर के और कुछ लेकर के, वो लोग हो गए। तो जिनका जो है ना काम का टाइम फिक्स है ना पेमेंट फिक्स है, उसको अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है। एक ऐसे प्रणाली में पीड़ित है जो सबसे अमीर लोगों के अस्तित्व को प्राथमिकता देती है। यानी इन लोग क्या है? तो ये लोग पीड़ित के रूप में दिखाए गए इस रिपोर्ट में। किनके द्वारा? जो अमीर है उनके द्वारा। अमीरों की तुलना में गरीब अनुपातिक रूप से अधिक करों का भुगतान कर रहे हैं और आवश्यक वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं वो कम खर्चा कर रहे हैं किस पे? जो इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं उस पे, उसको टैक्स देने के लिए कम खर्चा कर रहे हैं। यानी इनका टैक्स कम लग रहा है और गरीबों को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। संपत्ति की असमानता ने 70% भारतीयों को स्वस्थ उपभोज आहार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कर दिया है, जिससे खराब आहार के कारण होने वाली बीमारियों के कारण 1.7 मिलियन लोगों की वार्षिक मृत्यु हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या बात की है? जो संपत्ति की असमानता है, यानी जो इनइक्वालिटी, इसकी वजह से क्या हो रहा है? लगभग 70% भारतीयों की पहुंच जो है, लगभग 70% भारतीय ऐसे जो अच्छे और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अच्छे खाद्य पदार्थ नहीं पा रहे हैं, जिसको वजह से क्या हो रहा है? लगभग 1.7 मिलियन, लगभग 1.7 मिलियन लोगों की वार्षिक रूप से जान जा रही है। यानी प्रत्येक वर्ष इतने लोगों की मृत्यु हो जा रही है। किसकी वजह से? तो इनइक्वालिटी की वजह से, असमानता की वजह से, जो आय की असमानता उसकी वजह से। भारत में अरबपतियों की कुल संख्या कितनी है? तो 2020 में 102 थी, 2022 में कितने हो गई? 166 हो गई है। यानी आप देख सकते हैं कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो और गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। उसके अलावा भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 54.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। शीर्ष 10 अमीर सबसे अमीरों की संपत्ति 27.52 लाख करोड़ रुपए है। यानी यहाँ पे जो भारत के 100 सबसे अमीर लोग हैं उनकी टोटल संपत्ति जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 54.12 लाख करोड़। यानी आप देख सकते हैं सिर्फ करोड़ की बात नहीं की जा रही, 54.12 लाख करोड़ की बात की जा रही है। उसके अलावा जो शीर्ष 10 अमीर है उनके पास कितना है टोटल? तो 27.52 लाख करोड़। यानी आप देख सकते हैं कि 100 में से भी जो टॉप 10 है सिर्फ वही लोग, लगभग आधा, या आप कह सकते हैं कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा, यानी आप लगभग आधा कह सकते हैं कि लगभग आधा इनके पास है जो 100 में से भी टॉप 10 पर शामिल है।
शीर्ष 10% की हिस्सेदार में वृद्धि हुई है। 1981 और 2012 के बीच भारत की कुल संपत्ति में यह 45% से बढ़कर 63% हो गई है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉप 10 लोग हैं उनकी संपत्ति और बढ़ी। कितना? तो 1981 में कितना थी? ये 45% थी। 2012 में कितना हो गई थी? 63% हो गई। यानी ये लोग डे बाई डे और अमीर होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है बेचारा। हालांकि शीर्ष 10% की आधे से अधिक संपत्ति ज्यादातर शीर्ष 1% के स्वामित्व में है। यानी जो टॉप 10 है उनमें भी अगर देखा जाए तो ज्यादातर संपत्ति किसके पास है, तो उसके अंदर भी टॉप 1% जो अमीर है उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। वही लोग आधे से ज्यादा संपत्ति यहाँ पे धारण करते हैं। अखिल भारतीय स्तर का निचला स्तर 50% जनसंख्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑल इंडिया लेवल पर देखेंगे यानी भारत के स्तर पर लगभग 50% जनसंख्या जो है शीर्ष 10% आय वालों की तुलना में करों के अप्रत्यक्ष कर आधार पर 6 गुना अधिक भुगतान करती है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 अमीर हैं उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो लगभग भारत की आधी आबादी, लगभग भारत के 50% लोग अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप सोच के देखिए, अगर आप कोई 30 रुपए का दूध ला रहे हैं उस पर 10 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। अब ये अमीर भी है दूध ला रहे हैं उसको भी देना पड़ रहा है, लेकिन आप 100 रुपए कमा रहे हैं लेकिन आप 30 रुपए का दूध देना है तो उसमें से 10 रुपए आपने टैक्स दे दिया। यहाँ पे अमीरों का सोचिए 2 लाख 10 लाख 20 लाख एक मोटा मोटा आंकड़ा ले लीजिए, 10 लाख को कमा रहे हैं, वो 40 रुपए 50 रुपए का दूध लेने जा रहे हैं। अब वहां पे इन्होंने 10 रुपए 20 रुपए टैक्स दे दिया। तो अब जब आप प्रतिशत निकालें तो ज्यादा किसका हो रहा है? ज्यादा तो यहाँ पे ये जो है 100 रुपए वाले का ही हो रहा है, यानी गरीबों का ही हो रहा है। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि लगभग भारत के 50% लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादा भर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए समान होता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। कैसे? देखिए, आप जाते हैं 5 रुपए का पाल लेने, उस पर जो भी 50 पैसे या 1 रुपए जो भी वहां पे चार्ज करते हैं टैक्स लगता है। तो अब 5 रुपए का पाले, चाहे आप लीजिए चाहे अंबानी ले चाहे अडानी ले, उनके लिए टैक्स तो वही रहेगा, वहां पे बदलेगा नहीं। जबकि डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम आएगी तो उसमें बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब सबके लिए इनडायरेक्ट टैक्स एक समान होता है। तो इसलिए वजह से यहाँ पे गरीबों को इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसकी ज्यादा भरपाई करनी पड़ रही है अमीरों की तुलना में। अनुमान से पता चलता है कि निचले 50% लोग अपनी आय का 6.7% चुनिंदा खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्च करते हैं। यानी भारत में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो अपनी आय का कहाँ पे खर्चा करते हैं? 6.7%। तो खाने वाली चीजों पे या गैर खाने वाली चीजों पे उसको सिलेक्ट करके फिर वहां पे खर्चा करते हैं। जबकि मध्य के 40% लोग क्या करते हैं? अपनी आय का आधा हिस्सा यानी 3.3% खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्च करते हैं। हालांकि शीर्ष 10% धन समूह इन वस्तुओं पर अपनी आय का मात्र 0.4% खर्च करता है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे टॉप 10 लोग जो है वो क्या करते हैं? तो अपनी इन सारी चीजों पे जहाँ पे हम लोग 6.7% खर्चा कर रहे हैं या 3.3% खर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे ये लोग कितना खर्चा करते हैं? तो 0.4%। आप डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है। हम लोग 6.7 हो गया, 3.3 हो गया, यानी हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई एक पूर्ण संख्या ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है? 0.4 में चल रही है, यानी यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा है, 0.4 संख्या 4% लेकर के चल रहे हैं ये लोग। अब इस पीपीटी में क्या बात की जा रही है कि इनइक्वालिटी जो है, असमानता जो है, वो हर सेकंड में, प्रत्येक सेकंड में कितने लोग की जान ले रही है? एक आदमी की जान कितने सेकंड में जा रही है? तो 4 सेकंड में। यानी प्रत्येक चौथे सेकंड में लगभग एक आदमी मर रहा है। किसकी वजह से? जो आय की असमानता उसकी वजह से इस रिपोर्ट में बताया गया है। यानी प्रत्येक 4 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है असमानता की वजह से। आप सोच के देखिए कितना बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होती है, यानी लिंग आधारित हिंसा जो होती है, यानी पुरुष और महिला में जो अंतर किया तो उसके आधार पर जो भी हिंसा की जाती है, तो कितना मामला निकल के आया है असमानता की वजह से? तो 67,000 ऐसे मामले हैं। उसके अलावा 5.6 मिलियन ऐसे हैं लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी ये असमानता की वजह से 5.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं या अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य उनको हासिल नहीं हो रही। किसकी वजह से? असमानता की वजह से। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइमेट ब्रेकडाउन क्या हो रहा है 2030 तक कितना हो जाएगा? तो 2,31,000। उसके बाद 2.1 मिलियन हंगर, यानी 2.1 मिलियन लोग ऐसे जो भूखे हैं। किसकी वजह से? ये सारी चीजें क्या बताया कि असमानता की वजह से सारी चीजें हो रही है। प्रत्येक 4 सेकंड में एक आदमी की मृत्यु हो जा रही है। उसके अलावा लिंग आधारित हिंसा 67,000 लोगों के साथ हो रही है। उसके अलावा 5.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। उसके अलावा 2,31,000 क्लाइमेट ब्रेकडाउन हो जाएगा 2030 तक। उसके अलावा 2.1 मिलियन लोग भूखे हैं सिर्फ और सिर्फ असमानता की वजह से। तो ये सारी बातें किसकी रिपोर्ट में बताई गई? ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताई गई है। यहाँ पे ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जो रिपोर्ट जारी की थी उसका टाइटल क्या था, उसका शीर्षक क्या रखा था? उसका शीर्षक रखा गया था इनइक्वालिटी किल्स, यानी कि असमानता मारती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, इनइक्वालिटी किल्स, ये इसका शीर्षक है। इसी रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारी बात बताई गई। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट का नाम
और उसके अलावा ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ये दो चीज आप ध्यान में रखेंगे। और जब भी आप अपने आंसर राइटिंग करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी इनइक्वालिटी के रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें बताएगी, इस तरीके से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। जब भी आप किसी संगठन का, किसी रिपोर्ट का, किसी इंडेक्स का यहाँ पे संदर्भ दे देते हैं तो आपका उत्तर जो है प्रमाणिक माना जाता है और आपके नंबर बढ़ने की संभावना हो जाती है। सारी चीज आप ध्यान में रखेंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। यहाँ पे क्या बताई जा रही है, यहाँ पे आय असमानता की बात की जा रही है, किसके बीच, तो पुरुषों और महिलाओं के बीच। यहाँ पे ये दिखाया गया है जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी तुलना में हमारा क्या प्रदर्शन रहा है पुरुषों और महिलाओं की आय की असमानता को लेकर के। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, यहाँ पे ये है कि जो भी वुमेन है, महिलाएं हैं, उनका लेबर फोर्स में कितना पार्टिसिपेशन है, यानी ये लोग कितना प्रतिशत काम कर रही हैं, कितना ये श्रमिक वर्ग में जा रही हैं महिलाएं, कितना इनकी भागीदारी है। तो ये बात की जा रही है यहाँ पे। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन इसमें किसने किया, इसमें किया है चाइना ने। कितनी भागीदारी यहाँ पे, महिलाओं की 33.4% भागीदारी है महिलाओं की चाइना में। उसके अलावा श्रीलंका में कितना, तो 23.3% है। उसके अलावा नेपाल में 23.2%, इंडिया में कितना, तो 18.2% है। भूटान में 17.5, बांग्लादेश में 16.9, पाकिस्तान में 7.4, अफगानिस्तान में 4.2। ये दोनों तो समझ भी आते हैं कि ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, ये दोनों के यहाँ पे सुधार नहीं हुए, दोनों ऐसे ही काम करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मान लीजिए 100 लोग काम करते हैं टोटल, तो उसमें से 33.4% जो है ये कहाँ पे, चाइना में काम करती है महिलाएं। यानी महिला और पुरुष का जो रेशियो वो दिखाया गया यहाँ पे, कितनी प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं, ये चार्ट यही दर्शाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे पड़ोसी में किसका रहा है, चाइना का रहा है, उसके बाद श्रीलंका का रहा है, उसके बाद नेपाल का, उसके बाद हमारा स्थान आता है। अभी जो ये रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें सिफारिशें क्या क्या की गई हैं, क्या क्या बताया इस रिपोर्ट में कि इसमें क्या सजेशन दिए गए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो असमानता को कम करने और राजस्व उत्पन्न करने के लिए विरासत, संपत्ति और भूमि करों के साथ साथ शुद्ध संपत्ति करों को लागू करें। उसके अलावा 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र के बजटीय आवंटन को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कितना करें, तो 2.5%, यानी जो भी हेल्थ पे खर्चा होता है उसका जीडीपी का कितना करना चाहिए अब हम लोग को, तो 2.5% करना चाहिए। शिक्षा के लिए इसको कितना करना चाहिए, तो 6% करना चाहिए। यानी हमारे जीडीपी का 6% कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, शिक्षा पे, और 2.5% कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, स्वास्थ्य पे। अमीरों पर अधिक कर लगाने का आग्रह किया गया इस रिपोर्ट में, जो अमीर है उन पर अधिक टैक्स लगाया जाए और जो गरीब है उस पर कम टैक्स लगाया जाए। उन खाद्य कंपनियों का आह्वान किया जो भारी मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति अप्रत्याशित करों का सामना करने के लिए बढ़े, यानी जो बहुत ज्यादा लाभ कमाती हैं उन कंपनियों पे भी टैक्स लगाया जाए और यहाँ पे गरीबों को थोड़ी राहत दी जाए। अब यहाँ पे एक चीज आती है, टर्म आता है विंडफॉल टैक्स। तो ये क्या है विंडफॉल टैक्स, देखिए विंडफॉल का क्या मतलब होता है या विंडफॉल टैक्स क्या है। अगर कोई कंपनी, मान लीजिए ए नाम की कंपनी है, ये अपना काम कर रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि इसके जो यहाँ पे लाभ होता है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, अप्रत्याशित वृद्धि होती है, यानी इतनी संभावना थी, मान लीजिए इसकी वार्षिक वृद्धि पहले कितनी 5% थी या 10% थी, अब अचानक से 40% लाभ हो जाए। तो यहाँ पे ये जो अचानक से लाभ होता है ना, इसी पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, इसी को कहा जाता है विंडफॉल टैक्स। यानी अचानक लाभ होने पर जो टैक्स लगता है उसी को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का, घरेलू उत्पादक घरेलू रिफाइनरी को अंतरराष्ट्रीय समता कीमतों पर अच्छा तेल बेचते हैं, इस प्रकार अप्रत्याशित लाभ होता है। यानी जो ऑयल बेचते हैं यहाँ पे घरेलू वाले, कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे देश की जो कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर तेल बेचते हैं, कच्चा तेल, उससे जिनको फायदा होता है उसी पे लगाया जाता है ये विंडफॉल टैक्स, वहीं से यहाँ पे जो भी विंडफॉल टैक्स लगाया तो उसका फायदा क्या है, तो यहाँ पे देखिए राजस्व बढ़ जाता है सरकार का। उसके अलावा क्या फायदा है, तो उसके अलावा फायदा है कि जो पब्लिक है, जनता, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं या उनके ऊपर खर्च करने में वृद्धि की जा सकती है। उसके अलावा क्या होता है, तो जो गोल्ड होता है, गोल्ड डिपॉजिट में इसको बदला जा सकता है, यानी स्वर्ण जमा निधि में इसको बदल सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उसको इसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो ये विंडफॉल टैक्स के कुछ लाभ हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बारे में, ये क्या है, तो ये वैश्विक गरीबी के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाले 20 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक परिसंघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1942 में थी। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखें कि 20 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक परिसंघ है। यहाँ पे ये पूछ ले कि यूएन का एक संगठन है या फिर किसी और क्षेत्र के बारे में देकर के पूछ ले, तो वहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखें कि ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट का होगी 20 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक स्वतंत्र संगठन है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। ये संचालकों के व्यापक संग्रह के साथ एक प्रमुख गैर लाभकारी समूह है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूनेप का भी मुख्यालय वहीं पे नैरोबी केन्या में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। विजन क्या इसका, तो एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पे लोग और ग्रह हमारी अर्थव्यवस्था के केंद्र में है, जहाँ महिलाएं और लड़कियां हिंसा और भेदभाव से मुक्त रहते हैं, जहाँ जलवायु संकट समाहित है और जहाँ शासन प्रणालियां समावेशी हैं और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने की अनुमति देती है। यानी ये देखिए महिलाओं के ऊपर काम कर रहा है, लड़कियों के ऊपर काम कर रहा है, जलवायु के ऊपर काम कर रहा है, उसके अलावा गवर्नमेंट जो होती है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसका विजन जो है ना, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं,
अगर कहीं भी आपको आंसर राइटिंग में आता है महिलाओं और लड़कियों से जुड़ा मुद्दा या यहाँ पे पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा, तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल का जो है विजन, इसने अपना विजन ही ये रखा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है सबसे अलग हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको एज मिल जाएगी, आपका नंबर बढ़ जाएगा। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी, और आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक्स। और जो वन लाइनर टाइप के होते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक अलग से वीडियो लाया जाए, ताकि जो भी वनडे एग्जाम के देखने वाले बच्चे हैं वो क्या करें, वो अपना सिर्फ वन लाइनर देख करके निकल जाए। ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में पूरा वीडियो देखना पड़े। तो इस वजह से उसको कल से हम लोग शुरू करेंगे, वन लाइनर जो होता है उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे कल से। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू।